नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुंग राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मौर्यों के राजवंश के पतन के बाद भारत में एक ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ था, ब्राह्मण राजवंश का उदय हुआ था, जिस राजवंश का नाम था शुंग राज। और इसके राजवंश को शुरू करने वाले प्रवर्तक पुष्यमित्र शुंग थे। तो देखिए, पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मारकर मौर्य वंश को समाप्त कर एक नए राजवंश की स्थापना की, जो इतिहास में शुंग राजवंश के नाम से जाना जाता है। हर्षचरित ग्रंथ के अनुसार भी इस कथन की पुष्टि होती है। शुंग कौन थे, ये तो प्रश्न विवादास्पद है, लेकिन डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री उन्हें ब्राह्मण मानते हैं। शुंग उनका कुल रहा होगा। पाणिनि की अष्टाध्यायी में शुंगों का संबंध भारद्वाज गोत्र से स्थापित माना जाता है। तो इस आधार पर हम मान सकते हैं कि शुंग वो कौन थे, ब्राह्मण थे, क्योंकि उनका गोत्र कौन सा है, भारद्वाज, और वे पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग के प्रारंभिक जीवन के बारे में अभी तक किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है। केवल इतना पता चलता है कि वह मौर्य सेना का सेनापति था और उसने प्रज्ञा दुर्बल सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार है वो कर लिया था। पुराणों में इस सेनानी के लिए औधिभज शब्द का प्रयोग किया गया है, और जिसका अर्थ होता है आकस्मिक रूप से उदय होने वाला। पुराणों में मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्ष का माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन प्राप्त करने की तिथि 322 ईसा पूर्व मानी जाती है, और इस हिसाब से 185 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य वंश का अंत और पुष्यमित्र शुंग का राज्यारोहण है वो माना जाता है। वायु पुराण के अलावा अन्य पुराणों में उसके 30 वर्ष तक शासन करने का उल्लेख है, और उसके शासनकाल की मुख्य घटनाएं हैं विदर्भ युद्ध, यवन युद्ध और अश्वमेध यज्ञ। अर्थात पुष्यमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य का विस्तार एवं अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए विदर्भ युद्ध किया था, एवं यवनों अर्थात यूनानियों को पराजित भी किया था। और तीसरा, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ है वो किया था।
इससे उन्होंने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाने का कार्य है वो किया था। तो देखिए, पुष्यमित्र शुंग के समय की प्रमुख घटनाओं में से एक विदर्भ के विरुद्ध लड़ा गया युद्ध है, और इस युद्ध का विस्तृत विवरण नहीं मिलता है। केवल मालविकाग्नि मित्र नामक नाटक से थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाती है। इस नाटक के अनुसार विदर्भ में हाल ही में एक नया राज्य स्थापित हुआ था, और विदर्भ का उस समय राजा यज्ञसेन था। यज्ञसेन पुष्यमित्र शुंग का शत्रु था, और अंतिम मौर्य शासक के समय में जिन दो परस्पर विरोधी गुटों का उदय हुआ था, उनमें से एक गुट का नेता पुष्यमित्र शुंग और दूसरे का नेता है वो यज्ञसेन था। अब देखिए, यज्ञसेन इसी मंत्री के निकट का संबंधी था। सम्राट बृहदत्त की हत्या के बाद पुष्यमित्र ने मंत्री को बंदी बना लिया। शायद इसी समय विदर्भ का प्रांतीय शासक यज्ञसेन जो था, उसने अपने साम्राज्य को स्वतंत्र कर लिया होगा। विदर्भ के पड़ोसी प्रांत विदिशा में पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र नियुक्त किया गया था। यज्ञसेन का चचेरा भाई माधवसेन अग्निमित्र का मित्र था। एक दिन जब माधवसेन अपनी बहिन मालविका के साथ विदिशा में जा रहा था कि विदर्भ की सीमा पर यज्ञसेन के सैनिकों ने दोनों भाई बहन को बंदी बना लिया, और इस प्रकार अग्निसेन ने अपने सेनापति वीरसेन के साथ विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। शायद यज्ञसेन पराजित हुआ हो और उसे अपना आधा राज्य माधवसेन को देना पड़ा था, तथा पुष्यमित्र शुंग की दीनता भी स्वीकार करनी पड़ी थी। तो इस तरह पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के यज्ञसेन को पराजित किया और अपनी सर्वोच्चता को स्थापित है वो किया। फिर हम बात करते हैं यवन युद्ध। तो पुष्यमित्र शुंग के शासन काल की दूसरी प्रमुख घटना है यवन आक्रमण। यवन आक्रमण, उसके समय में यवनों ने आक्रमण किया था, और इसकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता का युग पुराण और मालविकाग्नि मित्र से होती है। पतंजलि के महाभाष्य में अनदतन भूत क्रिया के उदाहरण स्वरूप में लिखा गया है कि यवनों ने अयोध्या पर आक्रमण किया, और यवनों ने माध्यमिका नगरी चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया था। गार्गी संहिता में यवनों के साकेत, मथुरा, पांचाल और पाटलिपुत्र पर आक्रमण के संकेत मिलते हैं। मालविकाग्नि मित्र में पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र और यवनों के मध्य संघर्ष का भी उल्लेख मिलता है, और इस संघर्ष का मुख्य कारण था
कि अश्वमेध के घोड़े को यवनों द्वारा पकड़ना था, और नियम यह था कि जो अश्वमेध के घोड़े को पकड़ता था उसे उनकी सेना से युद्ध करना पड़ता था। इन प्रमाणों से भारत पर यवनों का आक्रमण होना और उनकी पराजय सिद्ध होती है, परंतु किसी भी प्रमाण में यवन आक्रांता के नाम का उल्लेख नहीं है, अतः हम इसके बारे में स्पष्टता तो नहीं कह सकते। टांड महोदय का मत है कि डेमेटियस और मिनेंडर दोनों ने साथ ही आक्रमण किया था, और इस बात की संभावना है कि मिनेंडर उस समय डेमेट्रियस का एक सेना नायक रहा था। जो भी हो, लेकिन इतना तो निश्चित है कि पुष्यमित्र के शासनकाल में यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था, और उस समय पुष्यमित्र शुंग ने यवनों का दमन करते हुए हिंदू धर्म व साम्राज्य को बचाया था। अगला है अश्वमेध यज्ञ। तो देखिए, पतंजलि के महाभाष्य और मालविकाग्नि मित्र ग्रंथ से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन ब्राह्मण व्यवस्था की संस्थाओं का पुनरुद्धार माना जाता है। अर्थात अश्वमेध यज्ञ का ब्राह्मण धर्म में विशेष महत्व था, और इस यज्ञ को करके पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा देना चाहते थे। अब हम देखते हैं पुष्यमित्र शुंग का राज्य विस्तार। तो देखिए, इसकी जानकारी के स्रोत साहित्यिक पुस्तकें, ग्रंथ, जिनमें हम देख सकते हैं मालविकाग्नि मित्र, दिव्यावदान और इतिहासकार तारानाथ के विवरणों के आधार पर विद्वानों ने माना है कि पुष्यमित्र शुंग का राज्य पंजाब की सिंधु नदी तक विस्तृत था, और इनके अनुसार यवनों के साथ जो युद्ध हुआ था वह सिंधु के तट पर ही हुआ था। परंतु बहुत से विद्वानों का मानना है कि मिनेंडर और उसके उत्तराधिकारियों की मुद्राओं से स्पष्ट है कि मथुरा के आगे का पश्चिमी क्षेत्र यवनों के अधिकार में चला गया था। अतः पुष्यमित्र शुंग के राज्य की सीमा मथुरा तक रही होगी। इसके अलावा मेरुतुंग के विवरण से भी पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग का अधिकार दक्षिण पश्चिम में अवंती क्षेत्र पर भी रहा था, और दक्षिणी सीमा स्थित विदिशा भी उनके राज्य में सम्मिलित था। तो इस तरह मान सकते हैं कि इनका साम्राज्य काफी विस्तृत था, और इन्होंने दक्षिण में नर्मदा नदी और उसकी राज्य की सीमा तक रहा होगा, और दक्षिण पूर्व में कलिंग राज्य तक, और पूर्व में पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। अयोध्या लेख से कौशल पर उसके अधिकार की पुष्टि होती है। इस प्रकार उसका राज्य काफी विस्तृत था।
और पुष्यमित्र शुंग के बाद भी लगभग 10 राजाओं ने 112 वर्ष तक शासन किया था। धन्यवाद।